Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 2 on the kidney and the lecture number 3 from the excretory system in humans as well as in vertebrates and invertebrates. देखिए बेटा, आज के इस लेक्चर में पहली जो चीज़ डिस्कस करनी है डैट इज़ अ टाइप्स ऑफ किडनी। सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले जो किडनी डेवलप हुई थी डैट नेम वाज द आर्कियोनेफ्रोस। यानी कि किडनी का जो स्ट्रक्चर जो लास्ट टाइम आपको समझाया गया था वो किडनी का स्ट्रक्चर कहीं बाद में जाके बना है। तो सबसे पहले जो किडनी थी, जो सबसे सिंपल किडनी थी, किसके अंदर बनी, कहाँ बनी, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले आप उस किडनी का नेम देख लें। डैट्स नेम वाज द आर्कियोनेफ्रोस। तो उस किडनी का नाम था आर्कियोनेफ्रोस। अब ये जो आर्कियोनेफ्रोस है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोमेरुलस को समझना पड़ेगा। देखें, ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बुमेन्स कैप्सूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो लाजमी तौर पर आइडिया होगा ही। हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है, राइट, और उस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स होती हैं उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नाम देते हैं। लेकिन ये जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं ये 2 से 3 तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। यानी कि पहला जो होता है उसको हम नाम दे देंगे एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई। ठीक है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई भी होता है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई। मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि ये कैसे पाया जाता है, कहाँ पर होता है ग्लोमेरुलाई। और सेकंड नंबर पर जो आता है डैट इज़ द इंटरनल ग्लोमेरुलाई। और ये जो इंटरनल ग्लोमेरुलाई होगा इट इज़ विद द नेफ्रोस्टोम, इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद ओपन नेफ्रोस्टोम, और दूसरा आएगा इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद क्लोज्ड नेफ्रोस्टोम। तो 3 तरह के ग्लोमेरुलाई मौजूद होते हैं, ओपन, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद ओपन नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम एक ओपनिंग को कहते हैं, एक सुराख को कहते हैं। ठीक है, हम सुराख भी देखेंगे कि वो कौन सा होता है। और फिर आ जाएगा आपके पास वो सेकंड वाला, यानी कि इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद क्लोज्ड नेफ्रोस्टोम वाला आ जाएगा। क्लियर है जी? तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है। देखें, एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है ना, सपोज डैट ये एक जानदार है, ये उसकी बॉडी है। ठीक है, तो उसकी बॉडी के अंदर बेटा जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सिलोम का। डैट इज़ अ सिलोम। तो ये उसकी बॉडी के अंदर खाली जगह जिसको नाम क्या देंगे? सिलोम का नाम देते हैं। ठीक है, अब इधर देखें ज़रा गौर से, यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस मौजूद है ये वाला, ये आपके पास है इंटरनल ग्लोमेरुलस। ये कौन सा मौजूद है? इंटरनल ग्लोमेरुलस। यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस है ये आप कहेंगे कि ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं ये कहाँ पर मौजूद है? बॉडी के अंदर वाली साइड पर मौजूद है ना, सिलोम के अंदर वाली साइड पर मौजूद है। तो इसको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज इसको आप नाम दे देंगे इंटरनल ग्लोमेरुलस का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात? तो ये जो ग्लोमेरुलस है दिस इज़ द इंटरनल ग्लोमेरुलस। ये आप इंटरनल ग्लोमेरुलस कहेंगे विद ओपन नेफ्रोस्टोम। आपको बना के दिखाते हैं। देखें, आपने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं बुमेन्स कैप्सूल है, उसके बाद पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। राइट, ये चीज़ें पढ़ी ना आपने। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट जो रीजन होगा, इस फर्स्ट रीजन में कुछ सिलिया वाले सेल्स मौजूद होंगे। यानी कि जो सेल्स होंगे ना, उन सेल्स के ऊपर बेटा इस तरह से ना सिलिया मौजूद होगा। सिलिया तो आप समझते ना, फ्लैजेला और सिलिया, राइट। तो ये जो ओपनिंग है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस की ये जो ओपनिंग है जो सिलोम के अंदर है, ये सबसे पहले जो मटेरियल होगा ये किस तरफ भेजेगा? ये इस सुराख की तरफ भेजेगा जिसमें सिलिया मौजूद है। इसी ओपनिंग को नाम देंगे नेफ्रोस्टोम। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो नेफ्रोस्टोम है वो क्या है? ओपन है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ग्लोमेरुलस बॉडी के अंदर, यानी कि सिलोम खाली जगह को कहते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके साथ नेफ्रोस्टोम है। और नेफ्रोस्टोम के बाद बेटा आगे इस तरह से ना वही दोबारा से बात कर लेंगे कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होगा, पीसीटी, डीसीटी एंड देन फाइनली आपके पास जो सीडी हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स हो जाएंगे, वो आ जाएगी। राइट, तो जो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसको आप नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज इंटरनल ग्लोमेरुलाई का नाम दे देंगे विद ओपन नेफ्रोस्टोम। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक और ग्लोमेरुलाई, डैट इज़ अ इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद आप कह लेंगे क्लोज्ड नेफ्रोस्टोम की बात कर लेते हैं। देखें, इसमें क्या होगा, ये जो नेफ्रोस्टोम होगा, ये नेफ्रोस्टोम असल में एक अलग ओपनिंग बन जाएगी। राइट, ये बेटा जो नेफ्रोस्टोम होगा
ये नेफ्रोस्टोम कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, आपको बना के दिखाते हैं प्रॉपर कि ऐसे कुछ और इधर से ऐसे। तो नेफ्रोस्टोम की जो ओपनिंग है बेटा वो कहीं पीछे रह जाएगी, ये देखें। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे। तो ये जो आपके पास ग्लोमेरुलस है, दिस ग्लोमेरुलस इज़ नोन एज अ इंटरनल ग्लोमेरुलस। ये भी सीलोम के अंदर मौजूद है, इंटरनल ग्लोमेरुलस है। लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क सिर्फ इतना सा आ रहा है कि यहाँ पर जो नेफ्रोस्टोम है वो कहीं बैक साइड पर आ गई, यानी कि जो मटेरियल होगा वो नेफ्रोस्टोम के बजाय बिल्कुल क्लोज नेफ्रोस्टोम है एक किस्म से, और मटेरियल जो होगा वो पीसीटी और डीसीटी की तरफ आगे चला जाएगा। तो इस तरह का जो आपके पास ग्लोमेरुलाई होगा उसको हम नाम के दे देंगे इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद क्लोज्ड नेफ्रोस्टोम। ये स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किडनी की टाइप्स को स्टडी कर सकें, आर्कियोनेफ्रोस को समझने के लिए। ये बाकी जो किडनी के टाइप्स हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई क्या होता है? देखें, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई क्या होता है कि जो सीलोम से अलग पाया जाता है। यानी कि देखें, ये उसकी बॉडी की सीलोम है, ये बॉडी की सीलोम खाली जगह मौजूद है। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है वो बिल्कुल बॉडी के बाहर वाली साइड पर मौजूद है, इस तरह से। ये आपके पास आ गया ग्लोमेरुलस यहाँ पर, और फिर यहाँ से इधर आ जाएगा। सो ये जो ग्लोमेरुलस होगा इसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज इसको आप नाम दे देंगे। तो यहाँ पर भी नेफ्रोस्टोम के बैक साइड पर, ठीक है, और आगे वाली साइड पर पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट्स होंगी। सो इस तरह का जो होगा उसको क्या नाम दे देंगे? एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस। देखें, आपने लफ्ज़ आर्कियोबैक्टीरिया पढ़ा होगा। आर्कियोबैक्टीरिया जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, तो आर्कियोनेफ्रोस, नेफ्रोस कहते हैं नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स को, ठीक है। तो आर्कियोनेफ्रोस का मतलब वो किडनी होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म है, उस ऑर्गेनिज़म की जो बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर ना टोटल, यानी कि ना इस तरह से ये उसकी फ़र्ज़ कर लें आप एओर्टा आ रही है। एओर्टा जो ज़ाहिर सी बात है जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई डायरेक्टली होती है। देखें इधर, एओर्टा से ये एक ग्लोमेरुलस बना हुआ है, ये एक ग्लोमेरुलस, ये एओर्टा से दूसरा ग्लोमेरुलस, एओर्टा से तीसरा ग्लोमेरुलस। यानी कि जितनी लंबी उसकी बॉडी है उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? ग्लोमेरुलस मौजूद होंगे, ठीक है। और वो जो ग्लोमेरुलस होंगे, दीज ग्लोमेरुलस आर ओपनिंग इनटू द आर्कियोनेफ्रिक डक्ट, यानी कि वो इस तरह से, यानी कि उनकी जो ट्यूब्यूल्स होंगी वो जिस डक्ट के अंदर जहाँ पे जाके ओपन हो रही हैं, ये वाली जो डक्ट है यही बॉडी से बाहर लेके जाएगी वेस्ट मटेरियल को। तो इस डक्ट को नाम देंगे आर्कियोनेफ्रिक डक्ट। ये आपके पास आ गया एओर्टा जो कि ब्लड सप्लाई करेगा किसको? ग्लोमेरुलस को। ये जो ग्लोमेरुलस हैं, दीज ग्लोमेरुलस आर द इंटरनल ग्लोमेरुलस, यानी कि एक फ़र्ज़ कर लें कोई जानदार है, जानवर है इस तरह का, जिसकी बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर है ना, तो डैट इज़ द इंटरनल ग्लोमेरुलाई विद ओपन नेफ्रोस्टोम। तो मैंने जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना, सेम टू सेम ये आपको वैसा ही है। तो ये देखें कि काफ़ी सारे इसमें ग्लोमेरुलाई मौजूद हैं और वो जाके ओपन हो रहे हैं आर्कियोनेफ्रिक डक्ट के अंदर। तो ये सबसे ओल्डेस्ट जो काइंड ऑफ किडनी है वो मौजूद है आर्कियोनेफ्रोस, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन हैग फिशेस। जो हैग फिशेस होती हैं, हैग फिशेस के अंदर आपको ये वाली जो किडनीज होंगी वो देखने को मिल जाएंगी। आर्कियोनेफ्रोस और एक होती है हॉलोनेफ्रोस। हॉलोनेफ्रोस क्या होती है? अगर आपके पास ये जो डक्ट है आर्कियोनेफ्रिक डक्ट, ये मुकम्मल तौर पर, यानी कि आर्कियोनेफ्रिक डक्ट के मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ग्लोमेरुलाई और ये सारी चीज़ें टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी मौजूद होंगी, तो उस तरह की जो आर्कियोनेफ्रोस होगी उसको आप क्या नाम दे देंगे? हॉलोनेफ्रोस। हॉलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो हॉलोनेफ्रोस का मतलब यानी कि उसकी कंप्लीट बॉडी में नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स मौजूद होगा, डैट इज़ अ हॉलोनेफ्रोस। अच्छा, अब उसके बाद इससे जो एडवांस्ड किडनी डेवलप हुई, डैट वाज द आर्कियोनेफ्रोस के बाद प्रोनेफ्रोस। जैसे आप लफ्ज़ पढ़ते हो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब बिफोर, राइट। तो यहाँ पर भी आप यही याद रखें, प्रोनेफ्रोस का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ पर भी प्रो का मतलब बिफोर ही होगा और नेफ्रोस का मतलब आपको पता ही है कि नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो मेसोडर्म है, इसको प्रोनेफ्रोस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स होगा ना, दिस नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स डिवेलप ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेसोडर्म, ठीक है। सपोज डैट ये मेसोडर्म है जहाँ से किस चीज़ ने बनना है? किडनी ने डेवलप होना है, ठीक है। या नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म भी कह सकते हैं, यानी कि जहाँ से नेफ्रॉन्स वगैरह या किडनी वगैरह डेवलप होगी।
राइट। तो आप इसको नाम दीजिए नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। तो ये जो नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म है, इस नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म का जो एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर कहते हैं पहला हिस्सा, प्रो का मतलब बिफोर होता है ना, तो एंटीरियर का मतलब पहला ही होता है, तो इसका जो पहला हिस्सा होता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहीं पे देखने को मिलेंगी नेफ्रॉन्स वगैरह, ये सारा स्ट्रक्चर जो होगा ना, यानी कि जो किडनीज़ वगैरह होंगी, जिनकी किडनी तो नहीं होगी मुकम्मल तौर पर, ये जो ग्लोमेरुलाई वगैरह मौजूद होंगे, तो ये किस पोर्शन पर मौजूद होंगे, इंटरनल पहले पोर्शन पर मौजूद होंगे। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज आ प्रोनेफ्रोस। तो आर्कियोनेफ्रोस के बाद जो किडनी बनी डैट वाज द प्रोनेफ्रिक किडनी। और ये जो प्रोनेफ्रिक किडनी है, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है आपने लाजमन तौर पर। ये प्रोनेफ्रिक किडनी जो होती हैं, दीज आर प्रेजेंट्स इन, ये असल में जो लार्वल स्टेजेस होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस ऑफ फिशेस एंड एम्फीबिया। लार्वल स्टेजेस में, अडल्ट्स की बात नहीं की जा रही, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस ऑफ फिशेस प्लस जो एम्फीबियंस हैं उनके लार्वल स्टेजेस पे जो किडनी की टाइप होगी डैट विल बी आ प्रोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस के बाद नेक्स्ट जो किडनी की टाइप आती है डैट इज़ अ मीजोनेफ्रोस। मीजोनेफ्रोज, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट। तो ये जो किडनी की है टाइप, ये असल में सभी के अंदर ऑलमोस्ट देखी जाती है। सपोज डैट अगर हम बात कर लें, यानी कि अगर आप बात कर लें फिशेस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, तो इन सब के अंदर मीजोनेफ्रोस होता है। लेकिन ये पॉइंट याद रखने लाजमी है कि ये कहाँ पर मौजूद होता है। देखें, हमने कहा था जब आर्कियोनेफ्रोस की बात की थी, तो मैंने कहा था जो डक्ट होगी उसको नाम देंगे आर्कियोनेफ्रिक डक्ट। प्रोनेफ्रोस होंगे तो डक्ट का नाम क्या होगा, प्रोनेफ्रिक डक्ट। जब मीजोनेफ्रोस होंगे तो डक्ट का नेम क्या होगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट। क्लियर है जी। अच्छा, अब बेटा मीजोनेफ्रोस कब बनेंगे, मीजोनेफ्रोस तब बनेंगे जब आपके पास नेफ्रोजेनिक जो मीजोडर्म है, नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म जिसके पहले हिस्से पर प्रोनेफ्रोस की टब्यूल्स बनी हुई थी, अगर वो प्रोनेफ्रोस की टब्यूल्स जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होना शुरू हो जाएं, डिग्रेड होना शुरू हो जाएं, तो उसके नतीजे में जो होगा, जो नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म होगा उसका इंटीरियर पोर्शन छोड़कर जो पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन पर टब्यूल्स डेवलप हो जाएंगी। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, उस सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो किडनी की टाइप है वो प्रोनेफ्रोस नहीं है बल्कि इट इज़ अ मीजोनेफ्रोस। ठीक है, तो ये आप कहेंगे मीजोनेफ्रोस होती है। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा कि जो प्रोनेफ्रिक किडनी है इट इज़ प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस ऑफ फिश एंड एम्फीबियन। जब फिश और एम्फीबियन बड़े होते हैं ना, पहले तो ये लार्वल स्टेज हैं, जब ये बड़े होंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये जो प्रोनेफ्रोज है ये ख़त्म हो जाएंगे और प्रोनेफ्रोज की जगह पे क्या बन जाएंगे, मीजोनेफ्रोज। यानी कि लार्वल स्टेजेस ऑफ फिश एंड एम्फीबियन में तो प्रोनेफ्रोज देखा गया है, लेकिन जब अडल्ट्स की हम बात करते हैं, अडल्ट ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियन, अडल्ट ऑफ फिश प्लस एम्फीबियन, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलते हैं मीजोनेफ्रोज देखने को मिलते हैं। लेकिन ये याद रखना, जब एक बेबी मदर्स की बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बेबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस वक्त यानी कि जो आपके पास मैमल्स होते हैं, हम सिंपली बात कर लेते हैं, ठीक है, मैमल्स की बात करते हैं हम। देखें, अगर हम मैमल्स की बात कर लें, यानी कि अगर हम एमनियोट्स की बात कर लें, मैमल्स, एमनियोट्स किसको कहते हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। अगर हम तीनों की बात करते हैं ना, तो इन तीनों के जो लार्वल स्टेजेस हैं, कुछ के अंदर होते हैं कुछ में नहीं होते, तो इनके जो लार्वल स्टेजेस होते हैं ना, उन लार्वल स्टेजेस के अंदर जो किडनी होती है वो कौन सी होती है, मीजोनेफ्रोस होती है। ठीक है, फिश और एम्फीबियन के लार्वल स्टेजेस में प्रोनेफ्रोस है, लेकिन इन तीनों के लार्वल स्टेजेस में मीजोनेफ्रोस है। और फाइनली सबसे एडवांस्ड किडनी जिसको ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टडी किया जाता है, डैट इज़ द मेटानेफ्रोस। तो हमारी जो किडनी है वो असल में कौन सी किडनी होती है, इट इज़ अ मेटानेफ्रोस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अब मेटानेफ्रोस कैसे डेवलप होती है, सबसे पहले आपको इसकी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। क्या ये नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से डेवलप होती है, नहीं, ये नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती, बल्कि मेटानेफ्रोस होता है, इट इज़ डेवलप फ्राम मेटानेफ्रिक बर्ड। ये कहाँ से डेवलप होगी, इट इज़ डेवलप्ड फ्राम मेटानेफ्रिक बर्ड। बर्ड तो समझ देना, एक तरफ बॉडी का थोड़ा सा जो उभार बनता है उसको बर्ड कहते हैं, तो ये मेटानेफ्रिक बर्ड से बनेगा। अब मेटानेफ्रिक बर्ड कहाँ बनता है, देखें, ये मीजोनेफ्रोस है, तो ये जो डक्ट होगी इसको नाम क्या देंगे, मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, एंटीरियर कहते हैं पहला हिस्सा, पोस्टीरियर कहते हैं आखिरी हिस्सा। तो इसका जो आखिरी हिस्सा होगा ना बेटा, इसके आखिरी हिस्से से इस तरह से एक छोटी सी उभारनुमा यानी कि बडनुमा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो बडनुमा स्ट्रक्चर होगा, इसी बडनुमा स्ट्रक्चर से मेटानेफ्रिक
किडनी बन जाएगी। यानी कि जो बर्ड होगा फिर बेटा क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड बड़े होंगे ना, इंक्रीज होंगे, बड़े होते चले जाएंगे, तो इनमें क्या देखा गया है कि ये जो टब्यूल्स हैं ये डिग्रेड हो जाएंगी। जब ये डिग्रेड हो जाएंगी और ये जो बर्ड बनी हुई थी पहले, उसके बाद ये जो बर्ड होगी पहले ये पेल्विस बनाएगी और पेल्विस बनाने के बाद इस तरह से ये फाइनली किसकी फॉर्म के अंदर आ जाएगी, इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ द किडनी, और ये किडनी की फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाएगी। और मेटानेफ्रिक बर्ड से ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो यूरेटर वगैरह के स्ट्रक्चर हैं वो बन जाएंगे। जब ये मेटानेफ्रिक किडनी बन जाएगी उस सूरत में आपने याद रखना है कि आपके पास जो अब पहली किडनीज है, मीजोनेफ्रोज या प्रोनेफ्रोज, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो डैट इज़ टोटल अबाउट द किडनी स्ट्रक्चर। तो ये किडनी स्ट्रक्चर से मुतालिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब आपको पता है कि जो यूरेटर है वो नेक्स्ट जाकर ओपन होता है यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूराइनरी ब्लैडर जो है ये असल में ये आपने याद रखना है कि यूराइनरी ब्लैडर इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द एलेंटॉइस। एलेंटॉइस एक मेम्ब्रेन होती है, कैम कोरियोन एलेंटॉइस मेम्ब्रेन, ठीक है। जो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन होती है तो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन से अक्सर में जो यूराइनरी ब्लैडर होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जितनी देर तक मीजोनेफ्रोज, प्रोनेफ्रोज या आर्कियोनेफ्रोज होते हैं तब तक यूराइनरी ब्लैडर मौजूद नहीं होता। ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्लोइका मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव तीनों सिस्टम्स के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है। लेकिन जैसे ही मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होगी तो यूराइनरी ब्लैडर एलेंटॉइस मेम्ब्रेन से डेवलप हो जाता है। ये that is total about the kidney structure. Now next move towards the microscopic kidney, and the microscopic kidney is actually the functional unit of the kidney, and functional unit of kidney is known as uriniferous tubules. So first point is that it is known as a uriniferous tubules, यानी कि यूराइन फार्मेशन जो बनाने वाले tubules है ना, that is a यूरिनिफेरस टब्यूल्स, और इसी का दूसरा नाम होता है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन का अल्टरनेट नेम इट इज़ अ यूरिनिफेरस टब्यूल्स। देखें लोकली तौर पर नेफ्रॉन जो है वो आपने स्टडी किया होगा बहुत सिंपल वे के अंदर। आज आप नेफ्रॉन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब आपके पास जो नेफ्रॉन है ये किस तरह से फिल्ट्रेट करता है, लेकिन उसकी फिल्ट्रेशन से पहले हमें वर्किंग के बारे में और उसकी फिजियो के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखें अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आपके पास होती है एक रेनल आर्टरी। यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की या कुछ मैमल्स की, तो इनके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रेनल आर्टरी, दो या दो से ज़्यादा रेनल आर्टरी इंटर होती हैं किडनी के अंदर। यानी कि किडनी को कितनी आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड कर सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के बारे में जब बात की जाएगी तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन की बॉडी में कितनी आर्टरीज किडनी को ब्लड प्रोवाइड करेंगे, ओनली वन, सिर्फ एक प्रोवाइड करेगी। अब जैसे ही ये आपके पास रेनल आर्टरी इंटर होगी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल टब्यूल्स। ये छोटी छोटी टब्यूल्स में डिवाइड होती चली जाएगी, जिसको हम नाम क्या देंगे, आर्ट्रियूल्स का नाम देंगे, और इन आर्ट्रियूल्स को नाम दे देंगे अफेरेंट आर्ट्रियूल्स का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, अफेरेंट आर्ट्रियूल्स। अब ये अफेरेंट आर्ट्रियूल्स तो बाद में बनती है, देखते हैं ये टब्यूल्स किस तरह से रेनल आर्टरी से अफेरेंट आर्ट्रियूल किस प्रोसीजर के ज़रिए से बनती हैं। तो पहले इनके बीच में जो टब्यूल्स बननी है वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट रखें। सो अफेरेंट आर्ट्रियूल के ज़रिए से जो ब्लड होता है डैट इज़ इंटर्स इनटू द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन जो होता है, राइट, नेफ्रॉन में एक होता है टब्यूलर पोर्शन, एक होता है नॉन टब्यूलर पोर्शन। जो नॉन टब्यूलर पोर्शन होता है उसको आप क्या नाम देते हैं, डैट इज़ अ बुमेन्स कैप्सूल या रेनल कार्पसूल। रेनल कार्पसूल, ठीक है, रेनल कार्पसूल्स का नाम देते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये कप शेप स्ट्रक्चर जिसको क्या नाम देते हैं, वुमेन्स कैप्सूल, और ये क्या होती हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये पहली बलदार नाली आएगी जिसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ पीसीटी। और पीसीटी के बाद आपके पास एक लॉन्ग यू शेप स्ट्रक्चर आती है जिसको हम नाम क्या देते हैं, जिसको आप नाम देते हैं लूप ऑफ हैनले का नाम देते हैं। और उसके बाद लूप ऑफ हैनले के बाद आपके पास डीसीटी का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है जी। सो देन फाइनली इट फॉर्म्स द डीसीटी। अच्छा,
अब आपने शायद सुना होगा कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं जो डेजर्ट में सरवाइव करते हैं, जो कभी भी अपनी लाइफ में पानी नहीं पीते। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि वो बग़ैर पानी पिए कैसे ज़िंदा रह सकते हैं, या फिर जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो हम फास्टिंग के दौरान पानी नहीं पीते, तो उस वक़्त हम किस तरह से पानी की कमी को बियर करते हैं। तो पानी की कमी को बर्दाश्त करने को हम एक टर्म कहते हैं, डेट इज़ द एनहाइड्रोबायोसिस। सो एनहाइड्रोबायोसिस एक टर्म है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। और इस एनहाइड्रोबायोसिस को यानी कि पानी की कमी को बियर करने के लिए जो हमारे अंदर अडॉप्टेशन है, डेट इज़ अ यू शेप LOH, यानी कि लूप ऑफ हैनले। याद रखिएगा, जिन ऑर्गेनिज़म को पानी की कमी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है उनमें लूप ऑफ हैनले काफ़ी लंबा होता है, सही है। और जिनको पानी की कमी का कम सामना करना पड़ता है उनके अंदर लूप ऑफ हैनले छोटा होता है। अच्छा, अब हमने इसके दो हिस्से बेटा बना लिए। एक तो हिस्सा आपको ये बना के मैंने दिया, डेट इज़ अ रेनल कार्पसल, और दूसरा कौन सा है, रेनल टब्यूल। ये रेनल कार्पसल वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर क्या याद रखने वाला है, आपने किडनी के दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक आउटर पार्ट था, एक था इनर पार्ट। आउटर पार्ट का नाम क्या था, रेनल कॉर्टेक्स। तो याद रखिएगा जो रेनल कार्पसल्स होते हैं, रेनल कार्पसल वाला पोर्शन हमेशा जो रेनल कॉर्टेक्स होता है ना वहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन रेनल कॉर्टेक्स, और जो टब्यूलर पोर्शन होता है इट इज़ प्रेजेंट इन रेनल मेडुला, ठीक है ना। तो ये अंदर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो आपके पास नेफ्रॉन है इसकी लेंथ कितनी होती है। देखिए, नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है डेट इज़ बिटवीन द 45 टू 65 मिलीमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है, 45 टू 65 मिलीमीटर। इनमें से डिफरेंट टब्यूल्स के डिफरेंट आप समझ लें कि लेंथ होती है। अगर हम पीसीटी की बात करें तो आपके पास ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल है इट इज़ 15 मिलीमीटर। इसकी कितनी होती है, 15 मिलीमीटर होती है। और उसके बाद अगर लूप ऑफ हैनले की बात कर लें, डैट इज़ द 15 टू 25 भी हो सकती है। मैंने कहा ना कुछ में इसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। और देन आपके पास ये क्या आ जाएगा, डैट इज़ द DCT। सो DCT की कितनी होगी, डैट इज़ द 5 मिलीमीटर। और DCT के बाद फाइनली कौन सी डक्ट आती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। कौन सी आती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स। तो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के आपने याद रखना है इसकी भी 15 मिलीमीटर होती है। तो यहाँ से होप सो आपको आइडिया हो चुका होगा कि किसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, डैट इज़ द लूप ऑफ हैनले। तो लूप ऑफ हैनले बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो डैट इज़ द CT, इसकी होगी 15 मिलीमीटर। दोबारा से एक बार देख लें, लूप ऑफ हैनले 45 टू 65, कुछ के अंदर 45 होंगे, कुछ के अंदर इनके बीच में हो सकती है। उनमें से PCT 15 से 25, 5 एंड देन 15 से शुरू करना है और 15 पे क्या कर देना है आपने, एंड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया ग्लोमेरुलस की एक बेसिक सी हमने लेंथ के बारे में बात कर ली। अब हम इसके मज़ीद स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं चीज़ें। देखें, अगर हम नेफ्रॉन्स की टाइप्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स की भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। पहले टाइप को नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी जो टाइप होती है डेट इज़ नोन एज द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी जो टाइप होती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का नाम देते हैं। देखें बेटा, नाम से पता चल रहा है वो नेफ्रॉन्स जिनका ज़्यादातर पोर्शन किस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, कॉर्टेक्स के, यानी कि रेनल कॉर्टेक्स में जिनका ज़्यादातर पोर्शन होगा वो होंगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिनका ज़्यादातर पोर्शन मेडुलरी रीजन में देखने को मिलेगा उसको क्या नाम देंगे, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और याद रखिएगा, देखें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ये वो नेफ्रॉन्स होती हैं जिनके लूप ऑफ हैनले की बेटा लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब देखें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हैनले होता है ये काफ़ी लंबा होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो लूप ऑफ हैनले जिसके अंदर लंबा है तो ये कौन सा यूराइन बनाने में इन्वॉल्व होंगे, कंसनट्रेटेड का डाइल्यूट,
देखिए लूप ऑफ हेनले लंबा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, तो यूराइन कौन सा बनेगा, कंसनट्रेटेड। यानी कि जब हम फास्टिंग करते हैं उस वक्त जो कंसनट्रेटेड यूराइन फार्मेशन बन रहा होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल नेफ्रॉन होता है डैट इज़ द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो आप यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि कंसनट्रेटेड यूराइन फार्मेशन या हाइपरटोनिक यूराइन फार्मेशन, उसमें कौन सा नेफ्रॉन इन्वॉल्व होता है। सो आपने उसका नाम देना है, डैट इज़ द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि किडनी के अंदर जो 85% है, देखें हम हर टाइम तो पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं ना करते, कभी कभी करना पड़ता है, राइट, ऐसे ही है ना। तो हमारी किडनी के अंदर 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और 15 से 20% जो नेफ्रॉन देखे गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, डैट इज़ द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर होगी बात। सो ये दो तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं वो देखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि अफेरेंट जो आर्ट्रियूल्स हैं वो किस तरह से रेनल आर्टरी से बनती हैं। लास्ट लेक्चर में भी वैसे हमने डिस्कस किया था। देखें, दिस वन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है, और ये किडनी के अंदर क्या चीज़ इंटर हो रही है, डैट इज़ इंटरिंग ऑफ द रेनल आर्टरी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये जो रेनल आर्टरी जो कि किडनी के अंदर इंटर हो रही है, ये रेनल आर्टरी इंटर होने के बाद सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो हम इनको नाम दे देंगे सेगमेंटेड आर्टरीज। क्या नाम दे देंगे, सेगमेंटेड आर्टरीज। अब सेगमेंटेड आर्टरीज यहाँ पर आपके पास जो रेनल मेडुला वाला पोर्शन होगा वहाँ पर कुछ आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे, कोन शेप स्ट्रक्चर, जिनको क्या नाम दिया था, रेनल पायरामिड्स। और मैन यानी कि ह्यूमन के केस के अंदर कितने रेनल पायरामिड्स हो सकते हैं, 7 से 10 के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर हम कैट की बात करते हैं तो कैट्स में कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, ये सिगमेंटल आर्टरी जो है, जैसे ये सिगमेंटल आर्टरी इधर वाली साइड पर आएगी, यानी कि आपके पास जो रेनल पायरामिड्स हैं इनके बीच में आएगी, इसको हम नाम देंगे इंटरलोबर आर्टरीज। लेकिन लफ्ज़ों को ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक और लफ्ज़ इससे रिलेटेड आएगा, इंटरलोबर आर्टरीज। क्या नाम दे देंगे, इंटरलोबर आर्टरीज का नाम दे देंगे। अब ये जो इंटरलोबर आर्टरीज है, दिस इंटरलोबर आर्टरीज अगेन डिवाइड, ये यहाँ पे जाएगी बेटा इधर वाली साइड पर, और ये बनाएगी आर्कुएट आर्टरीज। कौन सी बनाएगी, आर्कुएट आर्टरीज, ठीक है। अब ये जो आर्कुएट आर्टरी है, ये आर्कुएट आर्टरी मज़ीद जब ऐसे ब्रांचेस में डेवलप करेगी, ये आगे की तरफ जाके ऐसे जब ब्रांचेस में डेवलप करेगी ना, मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में, तो इस आर्कुएट आर्टरी से जो आर्टरी बनेगी उसको हम नाम देंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज एंड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। और जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज होगी, ये जो आर्टरीज होंगी, दिस आर्टरीज देन डिवाइड्स एंड फाइनली बेटा ये क्या बना देंगी, अफेरेंट आर्ट्रियूल। और अफेरेंट आर्ट्रियूल कौन सा बनेगा, ए वाला, AFFER वाला। तो ये अफेरेंट आर्ट्रियूल्स बना देंगे, और अफेरेंट आर्ट्रियूल्स के ज़रिए से जो ब्लड होगा डैट इज़ एंटरिंग इनटू द फर्स्ट पोर्शन, जिसको आपने क्या नाम दे दिया था, क्या नाम दिया था हमने फर्स्ट पोर्शन को, रेनल कार्पसेल्स के रेनल ट्यूब्यूल्स, रेनल कार्पसेल्स। तो रेनल कार्पसेल्स का एक और नाम होता है, डैट इज़ अ मालपिगियन कार्पसेल्स, मालपिगियन कार्पसेल्स। अब ये जो मालपिगियन कार्पसेल्स होता है, दिस मालपिगियन कार्पसेल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। कौन कौन से पोर्शंस, हरियप, रेनल कार्पसेल्स का दूसरा नाम मालपिगियन कार्पसेल्स है। 2 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से, एक तो बुमेन्स कैप्सूल, और दूसरा कौन सा होता है, बुमेन्स कैप्सूल के साथ साथ हाँ ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बुमेन्स कैप्सूल की बात करें तो ये जो कैप्सूल, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, बुमेन्स था, ये उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हीं की बेस पर, उन्हीं के नेम पर ये नाम रख दिया गया। अच्छा, आपको पता है बुमेन्स ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, वेयर द वुमेन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। आपको वुमेन्स ग्लैंड्स भी वैसे मैंने बताए थे, वेरी गुड, इट इज़ प्रेजेंट इन नोज़। नोज़ का जो अपर पोर्शन होता है, जहाँ पर ऑल्फैक्शन, सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन होती है, ठीक है, वहाँ पर वुमेन्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एंड वुमेन्स मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन, वेरी गुड, इट इज़ प्रेजेंट इन आई, और ये जो आपका स्क्लेरा होता है वहाँ पर मौजूद होती है। तो वुमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट आ गया आपके पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, देखें जब आपके पास देखें रेनल आर्टरी का साइज़ बड़ा है,
जब ये छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है एरिया कम होगा। एरिया के कम होने की वजह से या फिर वैज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा इनके अंदर, अफेरेंट आर्टरील्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होगा, जो हाइड्रोस्टैटिस्टिक प्रेशर आप कह सकते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ हैं, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से चंद चीज़ें फ़िल्टर होकर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर यानी कि टब्यूलर पोर्शन के अंदर आ जाएंगी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें जो हैं वो फ़िल्टर होके आती हैं। यानी कि सपोज डैट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात कर लें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप सिंपल चीज़ क्या कहेंगे, आप कहेंगे आपके पास जो जीएफ की कंपोजिशन होती है दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्लाज्मा में से मैंने क्या माइनस कर दिया, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इस पहले इक्वेशन को आपको समझा देता हूँ कि ये जीएफ की कंपोजिशन को कैसे एक्सप्लेन करती है। देखें, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज़ हैं उनमें जो कैपिलरीज़ होती हैं वो भी 2 से 3 तरह की होती हैं। एक कैपिलरीज़ होती हैं जिसको आप नाम दे देंगे कंटिन्यूस कैपिलरीज़, ठीक है। एक कैपिलरीज़ होती हैं जो हमने पढ़नी है दैट इज़ द फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज़, ठीक है, फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज़, यानी कि वो कैपिलरीज़ जिनकी दीवारों के अंदर क्या होंगे, फिनेस्ट्रेट्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। और तीसरी जो होती हैं दैट इज़ द सिंसोडियल कैपिलरीज़। तो 3 तरह की होती हैं, सिंसोइडल कैपिलरीज़, कंटिन्यूस कैपिलरीज़, ठीक है जी। तो ये 3 तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको कैपिलरीज़ देखने को मिलेगी ये कौन सी हैं, फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज़, पोर्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज़ हैं, इन फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज़ में से जो आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये बाहर मूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में बेसिक 2 चीज़ें नहीं आती, एक ब्लड सेल्स और दूसरे ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड सेल तो जीएफ के अंदर आना पॉसिबल नहीं है, तो फिर पीछे क्या चीज़ बची, दैट इज़ अ ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज दैट ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, NaCO3 होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम के आयंस होते हैं, इसी तरह से क्लोराइड के आयंस होते हैं, इसी तरह से ग्लूकोज होता है। यानी कि इनफैक्ट बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे जीएफ के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रोटीन्स और फैट्स देखने को नहीं मिलती। यानी कि ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी चीज़ें, बेशक वो यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो कुछ भी है, वो सारे के सारा फ़िल्टर होकर यहाँ पर आपके पास PCT के अंदर आ जाएगा। लेकिन ब्लड प्लाज्मा में 2 चीज़ों को छोड़ के वो क्या है, प्रोटीन एंड फैट। तो इसीलिए कहा गया है कि जो जीएफ की कंपोजिशन है वो वही कंपोजिशन है जो ब्लड प्लाज्मा की है। आप ब्लड प्लाज्मा में से प्रोटीन और फैट निकाल दें, बाकी जो कुछ बचेगा वो आपके पास जीएफ ही है, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट का आप उसको नाम दे सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं ना ये PCT के बारे में, तो PCT के जो सेल्स होते हैं ना ये बड़े स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। दीज आर द लो कोलुमिनार सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लो कोलुमिनार सेल्स होते हैं। आपको पता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो खुराक होती है ना उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, मसल्स के अंदर, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, राइट। इसके अलावा जो PCT होती है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इन सेल्स की बात कर लेते हैं, आपके पास ये जो वुमेन्स कैप्सूल हैं, वुमेन्स कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ स्केमस एपिथेलियम। ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, स्केमस एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी आपने याद रख लेने हैं। अच्छा जी, अब जो फिल्ट्रेट है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, दैट इज़ कम्स इनटू द PCT। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ में से आया है, ये असल में फ़िल्टर होके आया कैसे। यानी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई कौन सी चीज़ है। देखें, अगर हम प्रोटीन्स और फैट्स की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन्स और फैट्स का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होता, यानी कि वो ग्लोमेरुलस की जो फिनेस्ट्रेट है वहाँ से पास हो सकता है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज या प्रोटीन्स और फैट्स पास नहीं होते। इसका जो आंसर है वो हमें एक स्पेशल किस्म का सेल देता है और उस सेल का नेम होता है पोडोसाइट। सेल का नेम क्या है,
पोडोसाइट। तो पोडोसाइट इज़ द स्पेसिफिक सेल डैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको नेफ्रॉन्स की ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर देखने को मिलेगा। देखें, अगर मैं ब्रेन वाला टॉपिक करवाऊंगा ना, तो ब्रेन में जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पर जो कैपिलरीज हैं उनमें एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, वो वहाँ के स्पेसिफिक सेल्स हैं। यहाँ के जो स्पेसिफिक सेल्स हैं वो क्या हैं, पोडोसाइट्स। तो मैं आपको बना के ज़रा दिखाता हूँ, 1 मिनट। सपोज डैट ये फ़र्ज़ कीजिए, ये आपके पास मैं एक ना सबसे पहले एक नेटवर्क बना के देता हूँ इस तरह से ट्यूब्यूल्स का। ये आपके पास ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क आ गया। तो यहाँ पर देखें जो कैपिलरीज का नेटवर्क है बच्चे, ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब कैपिलरीज के अंदर राइट सुराख, पोर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं ताकि आपको उसकी वेल डेवलप शेप नज़र आए भी, ये वाकई में कैपिलरीज का ही स्ट्रक्चर है। इधर वाली साइड पे बनाना चाहते हो तो इधर वाली साइड पे भी कर लेते हैं। ये ले, वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज आपको बना के दिखाई हैं, कैपिलरीज में मैंने बताया कि कौन सी कैपिलरीज है, फिनेस्ट्रेट कैपिलरीज हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होंगे, ये पोर्स हैं इनके ऊपर। अब जो एक कैपिलरीज होती है ना बेटा, एक कैपिलरीज को भी ऊपर से जिस सेल ने कवर किया है, ये जो मैं ग्रीन के अंदर बना के दिखा रहा हूँ ना, ये एक स्पेशल किस्म का सेल है जो ना कैपिलरीज के ऊपर भी मौजूद है, और ये सिर्फ ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के ऊपर मौजूद है। और यही वो सेल है जो डिटरमाइन कर रहा है कि कैपिलरीज का सुराख कितना रखना है, कैपिलरीज का जो फिनेस्ट्रेट है उसका साइज़ कितना रहेगा, और कैपिलरीज से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकल पाएंगी। डैट इज़ अ पोडोसाइट। तो ये पोडोसाइट का फ़र्ज़ कर लें, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन, और ये उसकी इस तरह से बेटा लंबी लंबी एक्सटेंशंस होती हैं ऐसे, ठीक है। और ये क्या आ गई, पोडोसाइट्स की लंबी लंबी एक्सटेंशंस आ गई, जो बेटा कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो आपको देखने को मिलेंगी इन द, कहाँ पर बेटा, कैपिलरीज के ऊपर, ठीक है। तो आप याद रखें ये पोडोसाइट, तो यही वो पोडोसाइट है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है या ब्लड प्लाज्मा होता है, उसमें से वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, उसके बाद सोडियम क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, यूरिया, यानी कि जितने भी बाकी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं, वो सारे के सारे फ़िल्टर होने के बाद आपके पास कहाँ पर आ जाएंगे, PCT के अंदर आ जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो जो मेन रोल है वो किस सेल का होता है, पोडोसाइट का होता है। अच्छा जी, अब पोडोसाइट्स जो होते हैं वो यहाँ पर ये जितने भी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है ना, हर एक कैपिलरीज के ऊपर जो पोडोसाइट्स होते हैं वो इसको कवर किए होते हैं। देखिए, पोडोसाइट्स की जो एक्सटेंशंस होती हैं, उन एक्सटेंशंस को हम नाम देते हैं फुट्स का। यानी कि सपोज दैट मैं आपको एक पोडोसाइट बना के भी दिखाता हूँ। ये है आपके पास जी एक पोडोसाइट, और ये पोडोसाइट्स की यहाँ पे एक्सटेंशंस बन जाती हैं। ये आ गई बच्चे, दिखाई दे रहे हैं? तो ये देखें, ये आपके पास आ गया एक पोडोसाइट, ये पोडोसाइट का क्या आ गया, न्यूक्लियस, और ये उसकी क्या आ गई, फुट्स, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, जिसको आप नाम दे देंगे पेडिसल का। तो ये आगे पेडिसल, ठीक है, जिसने पूरी की पूरी कैपिलरीज को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अच्छा जी, अब फाइनली जो वेस्ट मटेरियल है वो PCT की तरफ चला गया, जो ब्लड होगा वो किधर आ जाएगा, वो ब्लड आ जाएगा इफेरेंट आर्टरील्स के अंदर। अब हम इफेरेंट आर्टरील्स के नेटवर्क की बात करते हैं। ब्लड कम्स इनटू द इफेरेंट आर्टरील्स। अब ये जो इफेरेंट आर्टरील्स है ना, ये डायरेक्टली तौर पर आपके पास रेनल वेन नहीं बनाती, बल्कि ये अफेरेंट आर्टरील यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलने के बाद, इस रीजन से निकलने के बाद बेटा ये यहाँ से जाएगी, और सबसे पहले जो PCT है, PCT के ऊपर जाके ऐसे नेटवर्क बना देगी, ठीक है, ऊपर जाके क्या बना देगी, नेटवर्क बना देगी PCT के ऊपर एंड DCT के ऊपर। और इन ट्यूब्यूल्स, इन कैपिलरीज को नाम दे देंगे पेरिटब्यूलर कैपिलरीज, यानी कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ने बनाई अफेरेंट आर्टरील्स, अफेरेंट आर्टरील्स मज़ीद किस में चेंज हो गई, पेरिटब्यूलर कैपिलरीज के अंदर।
और ये जो पेरिटब्यूलर कैपिलरीज होंगी, ये पेरिटब्यूलर कैपिलरीज देन चेंज होंगी वेन्यूल्स के अंदर, इट इज़ चेंज इनटू वेन्यूल्स, और देन ये जो फाइनली वेन्यूल्स होंगे ये ब्लड किडनी से बाहर निकल जाएगा, फिर वेन्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगी, रेनल वेन बन जाएगी, और ब्लड जो होगा वो किडनी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पर जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की बात की गई थी, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी होती है, और इसके अलावा एडिशनल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले ऑफ ओनली जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, एंड दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इज नोन एज वाजा रेक्टा। ओके, सो ये असल में सिर्फ और सिर्फ जक्स्ट्रामेडुलरी जो नेफ्रॉन है उनके गिर्द एक एडिशनल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ तक जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फंक्शंस को एक्सक्लूड किया, हमने ये नहीं देखा कि वो कैसे काम करता है, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होती है, बिकॉज उसके ऊपर एक पहले ही लेक्चर बन चुका है जिसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड फंक्शनिंग एक्सेट्रा सब कुछ इंक्लूडेड हैं, और इसलिए यहाँ तक आज के लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। ठीक है।